वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि हम आपके लिए मिसलेनियस टॉपिक लाए हुए हैं सीटेट के एग्जाम में, और ये जितने भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिसलेनियस से सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके प्रीवियस एग्जाम में लगभग कॉन्सेप्ट आए हुए, ठीक ना। और ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो हम इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद में आपके लिए जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस पीवाईक्यू लाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि इस मिसलेनियस कॉन्सेप्ट का कितना बड़ा योगदान है, ठीक ना। हम फिर आपको एक बार बतला दे रहे हैं कि आज भी हम जो है एक टीचर की भूमिका में भी है और एक कैमरामैन की भूमिका में भी है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो सपोर्टिंग टीम है वो भी छुट्टी मना रहा है, लेकिन हम छुट्टी में भी आपके लिए जो है काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो सपोर्टिंग टीम की भूमिका में भी हम है और टीचर की भूमिका में भी है, तो बार बार पीछे भी जाना पड़ सकता है ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जाए, ताकि वीडियो बीच में जो है मतलब बंद हो जाए और मेरा भाषण जो है वो चलता रहे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स के बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब आप बोलेंगे सर फिजिक्स ही क्यों? क्योंकि अभी तक में हम आपको मैराथन वीडियो भी बायो का 2 ले आए हैं, केमिस्ट्री का 2 ले आए हैं, लेकिन फिजिक्स का अभी तक हम मैराथन भी आपके लिए नहीं लाए हैं, ठीक ना। इसीलिए हम ज्यादातर अभी फिजिक्स पर भी जोर दे रहे हैं, ठीक ना। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का तीनों मिसलेनियस कॉन्सेप्ट होगा भैया आपके लिए आया, ठीक ना। चलिए सबसे पहले और बेहतरीन और आज का शानदार कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे सर? प्रेशर को देखते हैं। एक बार ध्यान से समझते हैं क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भैया इसी को बोलते हैं दाब। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सर क्या पूछता है कि सर प्रेशर होता क्या है। तो आप जानते हैं कोई भी फोर्स और एरिया क्या होता है सर? प्रेशर क्या होता है? जो आपका फोर्स बटे एरिया होता है। क्या होता है सर? जो भी आपका फोर्स बटे एरिया होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां से आपसे बात करें कि सर बताइए इसका यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि सर अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? तो आप बोलेंगे सर जी फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। इसको किसमें? न्यूटन। और सर एरिया क्या होता है? आप बोलेंगे एरिया होता है L × B, और एरिया चाहे लेंथ हो चाहे आपका ब्रेथ हो, इसका यूनिट क्या होता है? इसका मतलब मीटर। तो लेंथ के लिए मीटर, इसके लिए मीटर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया मीटर स्क्वायर। अगर दोनों का आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भैया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पास्कल। चाहे आपको प्रेशर का यूनिट या तो पास्कल दे दे या नहीं तो सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दे, आप दोनों में से किसी को भी क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। अगर यहां से हम आपको एक कांसेप्ट और बताएं तो एक कांसेप्ट और भी आपके एग्जाम में आता है, जैसे कि सर जी आपको पुली वाला एग्जांपल सुनते होंगे कि पुली जो है आखिर किसी भी सामान को उठाने से पहले पगड़ी क्यों बांधता है? क्योंकि सर जी वो पगड़ी बांध करके अपने माथा के ऊपर का एरिया को क्या करता है? बढ़ाता है, और एरिया के बढ़ने से भैया प्रेशर क्या होता है? कम लगता है। तो ये कांसेप्ट कहां से आता है इसको समझिएगा भैया। देखिए क्या होता है अगर हम यहां से बात करें किसके बारे में? सर प्रेशर के बारे में और एरिया के बारे में। तो सर प्रेशर और एरिया एक दूसरे का कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सर जी P जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? एरिया का, है कि नहीं भैया। और आपको मालूम है कि वित्त कर्मानुपाती या इनवर्सली का मतलब क्या होता है भैया? उल्टा रिलेशन का होना। इसका मतलब जहां कहीं भी प्रेशर बढ़ रहा होगा तो वहां पर एरिया क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, और जहां कहीं भी प्रेशर घट रहा होगा इसका मतलब वहां पर एरिया क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। सर इसी एरिया को बढ़ाता, जब कोई भी इंसान अपने सर पर पगड़ी बांधता है किसी सामान को उठाने से पहले, तो वो अपने सर के माथा के पास का एरिया को क्या करता? बढ़ा करता है, और एरिया के बढ़ने से प्रेशर क्या होता है? कम लगता है। उसको क्या होता है? ज्यादा सामान उठाने के बाद में भी कम दाब महसूस होता है। इसीलिए सर जी तो पूछ सकता है भैया कि प्रेशर और एरिया का कैसा रिलेशन है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है भैया? रिलेशन होता है। क्या बताइए आपको यहां तक कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे अगर सर जी पूछ ले कि भैया बताइए प्रेशर कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो भैया आप बोलेंगे सर प्रेशर कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी हम वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें सर क्या होता है? वनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? वनली मैग्नीट्यूड होता है सर। इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसी को सर हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ सर क्या होता है? क्या होता है? आप बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड के साथ साथ सर जी डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं भैया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या बताइए आपको यहां तक में ये भी कांसेप्ट में कोई प्रकार की कोई भी दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब यहां पर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो सर यहीं पर एक और चीज की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ध्यान देखो इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हिंदी में भैया इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब।
अब भैया ध्यान से सुनना कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब होता है भैया, ये कहां से होता है और ये क्या होता है। देखो सर जी क्या होता है, ये वायु के द्वारा जो भी लगाए जाने वाला क्या होता है, दाब होता है। वायु के द्वारा सर जी जो भी लगाए जाने वाला दाब होता है, प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर जी, लिख लेना सर जी कि वायु के द्वारा लगाया जाने वाला, क्या बोलेंगे, लगाया जाने वाला दाब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दाब को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया, दाब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला भाई, कीड़ा भी बहुत परेशान करने लगता है कभी कभी यार, इसकी तो ऐसी क्या बोलेंगे सर जी, समझे मेरा तो ध्यान से। तो अगर हम कभी भी आपसे बात करें कि भैया ये क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, आप बोल क्या बोलेंगे, लगने वाला जो दाब होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हम बोलेंगे सर कि वायु के द्वारा लगने वाले दाब को, क्या बोलेंगे, वायु जो भी दाब लगाता है इसी के द्वारा लगने वाले दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बताइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनता है कि सर आप हमको बताइए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऊंचाई का क्या संबंध होता है, हाइट का क्या संबंध होता है। तो बाबू आप एक बात याद रखना, जहां कहीं भी आपका हाइट क्या होगा, ज्यादा, जहां ऐसे लिखो, जहां कहीं भी सर आपका हाइट क्या होगा, जहां भी आपका हाइट होगा ज्यादा, वहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं। वहां पर भैया आपका एपी क्या होगा, आप बोलेंगे सर एपी होगा कम। इसका मतलब भैया आप यहां से क्या, आप इसका मतलब एक लाइन में कह सकते हैं कि सर हाइट का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। कैसा, आप बोलेंगे सर कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर जी, रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा भैया कि जहां कहीं पर भी आपका हाइट ज्यादा होगा, इसका मतलब सर जी अधिक ऊंचाई पर, जैसे सर जी आप पहाड़ी इलाका में चढ़ते हैं तो पहाड़ पर जब आप चढ़ते हैं तो सर क्या करते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने के चलते वहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब होता है ये कम लगता है। और सर जी जैसे जैसे आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे, मतलब कम ऊंचाई पर आएंगे, तो भैया वहां पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लगेगा, वो ज्यादा लगेगा। इसीलिए सर जी कई बार आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताइए अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है या कम होता है। तो आपको हमेशा बोलना है कि अधिक ऊंचाई होने पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम लगता है, लेकिन भैया जब आप कम ऊंचाई पर होते हैं तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा लगता है। क्यों सर जी, क्योंकि हाइट का जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वित्त कर्मानुपाती होता है। और इनवर्सली का मतलब ही क्या होता है मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब होता है कि एक के बढ़ने से एक का घटना और एक के बढ़ने से दूसरे का घटना, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। अगर अधिक ऊंचाई पर है तो इसका मतलब हाइट क्या है, ज्यादा, और अगर हाइट है ज्यादा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, वो कम होगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत है। अगला एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जी इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेजर्ड करते हैं, हम किससे मापते हैं, इसको मेजर करते हैं बैरोमीटर से। किससे मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं बैरोमीटर से। भैया यहां से ये भी क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में आता है। फिर सुन लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायु के द्वारा लगाए जाने वाले दाब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट का क्या होता है, वित्त कर्मानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा रिलेशन। और भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, तो आप बोलेंगे सर जी कहीं ना कहीं हम इसको किससे मेजर करते हैं, तो आप बोलेंगे भैया बैरोमीटर से मेजर करते हैं। क्या बताइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे समझ। चलिए अब हम इसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरा कांसेप्ट लेते हैं, जो कांसेप्ट क्या होता है डायरेक्ट और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्या होता है पूछता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल्फ्थीन। क्या बोलते हैं, फिनोल्फ्थीन। क्या बोलते हैं, फिनोल्फ्थीन। आप लोग सर सुने होंगे, ये क्या होता है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब क्वेश्चन पूछता है कि सर जी ये फिनोल्फ्थीन जो होता है, जब कभी भी हम क्या करेंगे सर जी, इस फिनोल्फ्थीन का रिएक्शन करवाएंगे किससे, एसिड से, तो सर हमको बताइए ये एसिड से रिएक्शन करने के बाद में कैसा कलर देता है। सर जी जब इसका रिएक्शन करवाते हैं बेस से तब ये कैसा कलर देता है। और सर जी जब मान लीजिए ये नेचुरल फॉर्म में होता है, क्या बोलेंगे सर जी, इसका रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, ना तो एसिड से करवाएंगे ना तो बेस से करवाएंगे। सर जी किससे करवाएंगे, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे साल्ट से, तो सर ये कैसा रिएक्शन देता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हम क्या बोलते हैं सर जी, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंडिकेटर में यही क्वेश्चन होता है। तो मेरे भैया याद रखिएगा,
कि फिनोल्फ्थालीन जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ बेस के साथ में रिएक्शन करके कुछ कलर देता है, और वो भी कैसा कलर? देखिए फिनोल्फ्थालीन पी से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, और पी से क्या होता है भैया? पिंक। क्या होता है? पिंक। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जब भी फिनोल्फ्थालीन बेस से रिएक्शन करेगा ये पिंक कलर देगा, फिर इसके बाद सभी या तो एसिड से रिएक्शन करे या तो बेस से रिएक्शन करे, ये कोई भी कलर नहीं देता। इसका मतलब क्या होता है भैया? ये कलरलेस होता है। क्या होता है? ये जो होता है सर ये क्या होता है? ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। इसका मतलब जब भी पूछे कि फिनोल्फ्थालीन जो होता है बाबू ये बताइए एसिड के साथ में क्या कलर देता है, हम बोलेंगे सभी कोई कलर नहीं देता है। बेस के साथ क्या देता है? ये पिंक कलर देता है। और साल के साथ क्या होता है भैया? यहाँ पे भी क्या होता है? ये कोई भी कलर जो है हमको नहीं देता। क्या बताइए आपको यहाँ तक में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है तो आप बोलेंगे सर कि नहीं यहाँ तक में हमको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं। चलिए कोई दिक्कत है? अब सर इसके बाद में हम एक तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। अब भैया आप लोग एक चीज समझिएगा, ये तो ब्रीथिंग होता है ये क्या होता है? देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये पूछता है कि ब्रीथिंग जो होता है ये कौन से लॉ पर बेस्ड होता है? भैया याद रखना ये जो जिस लॉ पर बेस्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। अब मेरे दोस्त आपको एक बात मालूम होगा कि सर बॉयल्स लॉ जो होता है ये क्या होता है? तो बॉयल्स लॉ होता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v का, मतलब ये किसका? वॉल्यूम का। मतलब यहाँ पर बॉयल्स लॉ किसको बोलते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/v का, जहां पर सर P क्या होता है? ये होता है प्रेशर। क्या होता है? ये होता है प्रेशर। और V क्या होता है? V होता है बाबू वॉल्यूम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। और इसी बॉयल्स लॉ पर बेस्ट क्या होता है भैया? आपका बेस्ट ब्रीथिंग। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि ब्रीथिंग जो होता है ये किस पर बेस्ड होता है? तो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। कोई दिक्कत है? और अगर आप इसी को आगे बढ़ाएंगे तो सर ये एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जैसे ही आप आएगा तो यहां पर क्या होता है? P क्या होता है? K/V होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बॉयल्स लॉ बोलते हैं। लेकिन इतना डीप में आपको नहीं जाना, इतना आपको नहीं समझना, ठीक ना? आपको जितना अच्छे समझना उसको समझिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें कि सर जी जब भी ब्रीथिंग होता है सर, तो ब्रीथिंग में क्या होता है? दो चीज होता है। एक तो इनहेल होता है, किसकी बात करते हैं हम? आपको बात करते हैं ब्रीथिंग की, श्वसन की। इसमें दो चीज होता है, एक तो हम सांस को अंदर लेते हैं और एक तो सांस को क्या करते हैं? बाहर लेते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो इसको क्या करते हैं? इनहेल करना। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनहेल करना। क्या बोलते हैं? इनहेल करना, मतलब वायु को अंदर लेना। क्या बोलते हैं? वायु को सर क्या करना? अंदर करना। इसको क्या बोलते हैं? इनहेल करना। और जब भी हम सर इसको बाहर करते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सहेल करना। क्या करना? एक्सहेल। मतलब यहाँ पर आप सांस को क्या करते हैं? अब यहाँ पर बाहर करते हैं। क्या करते हैं? बाहर करते हैं। यहाँ से 100% सवाल जो है वो क्या होता है? आपके एग्जाम में आता है। 100% सवाल आपके एग्जाम में आता है। समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है? अब इसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछता है कि जब भी आप इनहेल करते हैं तो बताइए इनहेल करने के क्रम में आपके शरीर में जो रिब्स होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? पसली बोलते हैं। ये रिब्स क्या होता है? ठीक ना? और अगर यहाँ पर डायफ्राम होता है, कौन सा? ये जो आपका डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम का क्या? तो देखो तुम खुद से फील करो, सांस लो। जब तुम सांस को अंदर लेता है, देखो ऐसे, तो तुम्हारा ये जो ऊपर वाला जो पसली ये क्या होता है? बाहर की तरफ। इसका मतलब जब ये रिब्स जाएगा बाहर तो डायफ्राम क्या जाएगा? नीचे। इसका मतलब जब भी आप वायु को अंदर लेते हैं तो आपका रिब्स क्या होता है भैया? ये बाहर की तरफ जाता है। और ये डायफ्राम क्या होता है भैया? ये डायफ्राम जाता है अंदर की तरफ। किधर? अंदर की तरफ। इसका मतलब जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? क्या होगा भैया? एक्सहेल कर देंगे। अगर यही आपसे पूछेंगे जब भी आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो सांस को बाहर छोड़ने के कंडीशन में जो आपका रिब्स होता है बाबू, ये क्या होता है? ये अंदर की तरफ जाता है। क्या बोलेंगे सर जी? इसके बाद आप क्या बोल सकते हैं कि सर ये अंदर की तरफ गति करता है। क्या बोलेंगे? ये जाता है भैया अंदर की तरफ। क्या होता है? ये जाता है अंदर की तरफ। और ये जो आपका डायफ्राम होता है ये पहले वाली स्थिति में आता है। मतलब ये क्या होता है? ये होता है बाहर की तरफ। मतलब क्या बोलेंगे जी? ये पूर्व की स्थिति में आता है। क्या बोलेंगे? ये पूर्व स्थिति में आता है। क्या होता है? ये पूर्व स्थिति में आता है। आप इस क्वेश्चन को क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। क्या बोले सर जी? सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया ब्रीथिंग जो होता है ये कौन से लॉ पर बेस्ड होता है? तो बॉयल्स लॉ पर बेस्ड होता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। कोई दिक्कत है? इसका मतलब प्रेशर जो होता है वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत है? अब बोले नहीं, जब भी आप सांस को अंदर की तरफ लेते हैं आपका रिब्स बाहर जाता है और डायफ्राम अंदर जाता है। और जब भी आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आपका रिब्स क्या होता है? बाहर की तरफ। और भैया डायफ्राम होता है वो क्या होता है? पहली वाली स्थिति में, मतलब अंदर की तरफ क्या होता है भैया? क्या बोलेंगे? पूर्व वाली स्थिति में क्या होता है भैया? आ जाता है। और ये क्या होता है? अंदर मतलब नीचे की तरफ आ जाता है। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे सर नहीं। अब यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट और समझना है जो आपको क्या है भैया? समझने के लिए है। देखिए
अब आप एक चीज बोलेंगे कि सर बताइए ब्रीथिंग के केस में जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो सर यहाँ पर ये बॉयल्स लॉ का कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? देखिए यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम होता है क्या होता है, यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम आपका क्या होता है, ये बढ़ता है। क्या होता है, ये वॉल्यूम। जब भी सर जी रिच है भैया आपका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और यहाँ पर आपका प्रेशर क्या होता है, प्रेशर घटता है। क्या होता है, घटता है। और इसका जस्ट उल्टा कहां पर होगा, यहाँ पर। यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या होता है, ये घटता है, और आपका भैया प्रेशर होता है ये क्या होता है, ये बढ़ता है। कोई दिक्कत है? इसीलिए सर जी हम लोग बोलते हैं कि ब्रीथिंग जो होता है कौन से लॉ पर बेस्ड होता है, ये बॉयल्स लॉ पर बाबू क्या होता है, बेस्ड होता है। समझे? चलिए समझिएगा, यहां से एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए सर जी। यहां से क्या होगा, 100% जो है आपके एग्जाम में क्या होने वाला है, ये सवाल जो है ये आने वाला में से एक सवाल है। चलिए अभी तक हम कितना कॉन्सेप्ट करा दे भैया आपको, हम आपको करवा दे 3 कॉन्सेप्ट। अब सर जी हम आपको एक चौथा कॉन्सेप्ट करते हैं बायो का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चौथा कॉन्सेप्ट क्या सर जी, इसको बोलते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं भैया, हिंदी में समझिएगा, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पौधे में प्रजनन विधि। कि सभी पौधा में प्रजनन जो होता है वो किसके किसके माध्यम से होता है, क्या बोले, अगर लिखना देख लो, क्या बोलते हैं, पौधे में प्रजनन विधि। क्या बोलते हैं, पौधे में प्रजनन। क्या बोलते हैं, प्रजनन विधि। ये पौधा में प्रजनन विधि किसके किसके माध्यम से होता है, ये आपका क्या क्वेश्चन 100% छपने वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में पूछ रहे हैं भैया आपका बताइए फंगी, इस फंगी में कौन से विधि के द्वारा आपका रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा सर क्या पूछ रहा है फंगी के बाद में, अगर आपसे पूछ ले जैसे मान लीजिए कि सर एक क्वेश्चन पूछा किसके बारे में, एलगी के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको सवाल बोलते हैं। इधर से थोड़ा हमको लिखने में कम बनता है, ठीक है ना, सवाल बनते हैं। और भैया एक तीसरा नंबर पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या फंगी हो गया, अलगी हो गया, और एक लिख लीजिए कैक्टस। क्या बोलेंगे सर जी, कैक्टस, CACTUS कैक्टस। और एक चौथा में क्या बोलेंगे, डहेलिया। क्या बोलते हैं भैया इसको, इसी को बोलते हैं डहेलिया, DAHLIA, डहेलिया। ये 4 चीज आपके एग्जाम में खूब पूछता है। तो भैया आपको हमेशा याद रखना मेरे बाबू कि फंगी में जो सर जी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये स्पोर फॉर्मेंटेशन के थ्रू होता है। क्या बोलेंगे, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और एल्गी में जो होता है किसके थ्रू होता है, ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और कैक्टस में किसके थ्रू होता है भैया, तो आप बोलेंगे सर जी कैक्टस में होता है डिटैचमेंट ऑफ, क्या बोलेंगे, कैक्टस में क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। क्या बोलेंगे, डिटैचमेंट ऑफ डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। मुझे पता है। और डहेलिया में किसके माध्यम से होता है भैया, तो इसको बोलते हैं जड़ों के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, जड़ों को क्या बोलते हैं, बाय रूट्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय रूट्स। अब सर जी हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जड़ों के द्वारा। इसमें किसके द्वारा होता है, जड़ों द्वारा होता है। कोई दिक्कत है? और डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स को भैया हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शरीर के भाग से अलग होना। क्या बोलते हैं, जैसे शरीर के भाग से अलग होना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शरीर के भाग से अलग होकर के। क्या होगा, शरीर के भाग से अलग होकर। और फ्रेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं, विखंडन। और स्पोर फॉर्मेंटेशन को भैया क्या होते हैं, इसको बोलते हैं बीजाणु के द्वारा। क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजाणु द्वारा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीजाणु द्वारा। क्या बताइए, कोई दिक्कत है या बीजाणु द्वारा। तो ये क्वेश्चंस 100% आएगा कि फंगी में प्रजनन विधि किसके द्वारा होता है, तो स्पोर फॉर्मेंटेशन के द्वारा। मिलान के लिए बोलेगा आपको। एल्गी में तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, कैक्टस में डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स द्वारा, और डहेलिया में बाय रूट्स के द्वारा। क्या बताइए, आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, तो आप बोलेंगे सर कि हमको यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। अब सर जी अगला पूछता है कि आप लेबोरेटरी में या कहीं पर भी किसी चीज को किस फॉर्म में स्टोर रखते हैं, किसको किसके फॉर्म में हम लोग स्टोरेज रखते हैं। देखिए क्या पूछते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज मतलब किसको कहां रखते हैं। जैसे सभी पहला क्वेश्चन क्या होता है कि भैया आपका जो सोडियम होता है और आपका जो पोटेशियम होता है, आप इसको कहां पर स्टोर करके रखते हैं। तो भैया पढ़े होंगे कि सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, ये सर जी आपको एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और आप जानते हैं कि नॉर्मली एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, रिएक्टिव होता है। इसीलिए सर जी एस ग्रुप में से खास करके हम सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में, किरासन के तेल में डुबा करके रखते हैं। तो भैया इसको कहां पर स्टोर रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। कहां पर, केरोसिन ऑयल में। क्या बोलेंगे, केरोसिन ऑयल को क्या बोलते हैं, करासन का तेल में। क्या बोलेंगे, करासन के तेल में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता भैया आपको, फास्फोरस के बारे में। किसके बारे में, फास्फोरस के बारे में। कि भैया आप जो है फास्फोरस को कहां पर रखते हैं, तो भैया देखिए फास्फोरस में क्या होता है, जैसे ही सर जी एनवायरनमेंट के संपर्क में आता है फट से इसमें क्या होता है सर जी,
आग लग जाता है। इसीलिए भैया हम लोग फास्फोरस को भी कहां पर रखते हैं स्टोर करके, तो आप बोलेंगे सर जी इसको वाटर में रखते हैं स्टोर करके। क्या बोलेंगे? अंडर वाटर। क्या बोलेंगे? अंडर वाटर। मतलब सर जी इसको पानी में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कहां पर भैया? पानी में स्टोर करते हैं। तो देखिए सोडियम पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया सर जी, और एक क्या पूछता भैया? तो एक पूछता है शायद मरकरी के बारे में। क्या बोलेंगे भैया? एक पूछता है मरकरी के बारे में, MErCur मरकरी। तो क्या बोलते हैं? Hg। सर ये मरकरी को कहां पर रखते हैं? और एक किसके बारे में पूछता है? एक पूछता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। जनरली इस सबको कहां पर रखते हैं? देखिए मरकरी को आप कहां पर रखते हैं सदी? तो आपका जो ग्लास का बोतल होता है ना, कांच का जो सदी बोतल होता है, शीशा होता है, उसमें रखते हैं। क्या बोलेंगे सदी? ग्लास बोतल में। कहां पर? ग्लास बोतल में क्या करते हैं भैया? इसको रखते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहां पर रखते हैं भैया? इसको प्लास्टिक के बोतल में रखते हैं। कहां पर रखते हैं? इसको प्लास्टिक के बोतल में रखते हैं। कहां पर रखते हैं? प्लास्टिक बोतल में। फिर से आप मेरी बात को सुनिए, यहां से क्या होगा? क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। हम आपको फिर से बता रहे भैया कि सोडियम और पोटेशियम को कहां पर रखते हैं? केरोसिन में। और सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं? चाकू की तरह भी काट लेते हैं। अगला फास्फोरस को कहां पर रखते हैं? तो अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर रखते हैं। मरकरी को कहां पर रखते हैं? तो मरकरी को भैया आप ग्लास बोतल में रखते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स को कहां पर रखते हैं? तो भैया आप इसको जो है प्लास्टिक के बोतल में जो है क्या करते हैं? करके रखते हैं। क्या बताइए आपको यहां तक में कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत या कोई भी डाउट है तो आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए ये केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया। अब सर हम आपको एक छठा नंबर का टॉपिक लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। यहां से क्या होता है? आपको क्वेश्चंस बनता ही बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? श्वसन। हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं श्वसन। देखिए श्वसन होता क्या है? सबसे पहले अगर हम आपको बोले तो देखिए श्वसन क्या होता है सर जी? रिस्पायरेशन होता क्या है? आप जिस प्रोसेस के थ्रू भी क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। देखिए जिस प्रोसेस के थ्रू सर जी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद में मतलब ग्लूकोज के टूटने के बाद में सर जी उससे जो आपको एनर्जी मिलती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। सुनिए मेरी बात को, ग्लूकोज का हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? ब्रेकडाउन, टूटता है, और ग्लूकोज टूटने के बाद हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। देखिएगा ये रिस्पायरेशन दो तरह से होता है, ज्यादातर यहां से क्वेश्चन आता है। एक होता है एरोबिक। क्या होता है? एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। और एक क्या होता है? एनारोबिक। क्या होता है? एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनऑक्सी श्वसन। बोलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन। क्या बताइए सर यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब फिर से अपने बात समझिए सर जी, ये एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? ऐसे रिस्पायरेशन जो सर क्या होता है? O2 के प्रेजेंस में होता है। क्या बोलेंगे सर? जो O2 के प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन। और ऐसे रिस्पायरेशन जो सर क्या होता है? O2 के मतलब सर क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। क्या होता है? जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए दोनों में सर टूटता क्या है? इसमें भी सर रिएक्टेंट क्या होता है? ग्लूकोज। देखिए इसमें सर क्या होता है? इसमें जो आपका ग्लूकोज है क्या होता है सर? ग्लूकोज है, ये O2 के प्रेजेंस में टूटेगा। और ये O2 के प्रेजेंस में अगर हम बात करें बाबू तो ये किसमें टूटता है? तो सर ये भी टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और किसमें सर जी? पानी में, और किसमें सर जी? एटीपी में। किसमें टूटता है? एटीपी में। और यही जो आपका एटीपी होता है, यही एटीपी आपको क्या करने का काम करता है भैया? ये आपको एनर्जी देने का काम करता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितना मोल एटीपी बनाता है तो क्या बोलेंगे? 38 मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? 38 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा भैया? आपको एनर्जी बनाएगा। तो कभी कभी पूछता है कि रिस्पायरेशन में आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो रिस्पायरेशन में बाबू आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका पानी और आपका एटीपी। यही रिस्पायरेशन में क्या होता है? आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि रिस्पायरेशन में ईंधन का काम कौन करता है? तो ईंधन का काम करता है ग्लूकोज। क्यों? देखिए ना ग्लूकोज तो जल रहा है ना, O2 के प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O। क्या बोलेंगे भैया? 6 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? C6H12O6। क्या बोलते हैं इसको? C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज। और यही मेरा ग्लूकोज जो होता है ये रिस्पायरेशन में श्वसन में मेरा किसका काम करता है? तो सर जी एज अ फ्यूल। क्या होता है? ईंधन की तरह काम करता है। क्या करता है बाबू? ईंधन की तरह काम करता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर जी ये हमको जो है समझ में आ गया। भैया अगर आपसे पूछेगा कि इसका एग्जांपल क्या क्या होता है, मतलब जो है इस तरह का श्वसन जो होता है ये किसमें होता है, आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस तरह का श्वसन जो होता है ये किसमें होता है, आप क्या बोलेंगे भैया? देखिए इस तरह का श्वसन की जब भी आपसे बात करते वो किसमें होगा सर जी? वो होगा सर जी जितना भी आपका एनिमल्स है। क्या होगा? जितना भी सर जी आपका एनिमल्स है। क्या होगा? जितना भी आपका एनिमल्स है उसमें होगा। और क्या होगा? जितना भी आपका ह्यूमंस है, मानव है सर जी,
मानव में कैसा होगा, इसमें। और क्या बोलते हैं, जितना भी रेप्टाइल्स है, क्या बोलेंगे, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप है, रेंगने वाला जानवर है, सारे के सारे में भैया क्या होगा आपका यही प्रकार का, क्योंकि ये जो आपको श्वसन करता है ये O2 के प्रेजेंस में करता है। लेकिन सर जी अगर हम एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो भैया देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी टूटता ग्लूकोज ही है, इसमें भी टूटता ग्लूकोज है, लेकिन इसमें सर जी ग्लूकोज आपके O2 के प्रेजेंस में नहीं टूटता है, ये अवशेष टूटता है। और ये किसमें टूटता है, तो ये टूटता है सर जी लैक्टोज में, किसमें, लैक्टोज में। और यहां पर भी किसमें टूटता है, एटीपी में। और यहां पर भी जो ये एटीपी होता है, ये एटीपी सर क्या देने का काम करता है, आप बोलेंगे सर जी ये एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन यहां पर ये एटीपी कितना में टूटता है, तो आप बोलेंगे सर जी सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल में टूटता है। किसमें टूटता है, ये 2 मॉलिक्यूल में टूटता है, किसमें, 2 मॉलिक्यूल में टूटता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं कितना में टूटता है, तो आप बोलेंगे सर 2 मॉलिक्यूल में टूटता है। कोई दिक्कत है। तो जब भी पूछे एनारोबिक रिस्पिरेशन में फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहां पर फाइनल प्रोडक्ट होगा भैया आपका लैक्टोज और क्या होगा एटीपी। ये क्या होगा भैया यहां पर, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। और अगर आपसे ये पूछे कि एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी आपका ईंधन की तरह कौन काम करेगा, ईंधन की तरह काम करता है भैया कौन सा आपका ग्लूकोज, इसी को क्या बोलते हैं एज अ फ्यूल काम करता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 जो होता है, क्या होता है भैया, ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला होता है। क्या मतलब बाबू सुगा मेरे दोस्त आपको यहां तक सुना रहा है, आप बोलेंगे सर जी हमको यहां तक क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है भैया नहीं। अब देखिए सर इसका कहीं कहीं पर क्या होता है, आपसे एग्जांपल पूछता है कि भैया एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है इसका बेस्ट एग्जांपल बताइए, ये कहां कहां पर होता है। तो भैया देखिए डोरमेंसी ऑफ सीड, डॉर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, डोरमेंसी, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी ऑफ सीड, ये इसमें जो आपको श्वसन होता है वो कैसा होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, बीजों की विश्राम अवस्था। जब आपका बीज विश्राम अवस्था में होता है तो उसमें जो आपको रिस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। सर जी और क्या होता है भैया, और बोलते हैं जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, क्या बोलेंगे, जितने भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें भी कैसा रिस्पिरेशन होता है, तो सर जी आप बोलेंगे सर जी एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। और सर जी माइक्रोब्स में क्या क्या आता है, तो सर यहाँ पर आपको आ जाएगा सर जी फंगी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है फंगी आ जाएगा। और क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर आप वायरस को बोलेंगे, और किसको बोलेंगे, तो बैक्टीरिया को बोलेंगे। ये सब में जो आपको रिस्पिरेशन होता है कैसा होता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, जहां से क्या होता है क्वेश्चन बनता है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन में आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो लैक्टोज बनता है। और यहाँ पर एटीपी, देखिए इसी एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और याद रखिएगा कि एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो एटीपी बनता है वो 2 मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन सर जी एरोबिक में कितना बनता है, तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ पर जो होता है, ये जो होता है कितना बनता है, ये 38 मॉलिक्यूल बनता है। कितना, 38 मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है आपको की मिलता है, एटीपी बनता है। क्या बताइए आपको यहाँ तक में पहले कोई भी प्रकार का दिक्कत या कोई भी प्रकार का डाउट अगर है तो आप हमको एक बार फिर से बताइए, फिर हम आगे क्या करेंगे, इसको बताने का काम करेंगे। समझे सर जी। देखिए अब सर आगे हम किसके बारे में बात करते हैं, तो सर हम एक फिर से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं। 7वां नंबर पे क्या करते हैं, फिर से हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट सर किससे लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट सर कहीं ना कहीं हम प्रेशर से ही लेते हैं। किससे लेते हैं, प्रेशर से। देखिए आप सभी पढ़े कि P इक्वल टू क्या होता है, रॉ जी एच होता है। क्या होता है, P इक्वल टू एक फार्मूला होता है, तो क्या बोलते हैं, रॉ जी एच। क्या बोलते हैं, रो जी एच बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, जी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। और सभी एच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइट। अब देखिए हाइट दो तरह से होता है, अगर कोई चीज बेस है, बेस से ऊपर जा रहा तो ये भी प्रकार का हाइट है, लेकिन अगर कोई चीज बेस से नीचे आ रहा ये मानते चलिए गहराई है, ये दिखा रहा है डेप्थ को। किसको दिखा रहा है, डेप्थ को। लेकिन सर यहां से अगर आप मेजर करेंगे तो सर ये भी एक प्रकार का हाइट ही है ना, गहराई भी तो एक प्रकार का हाइट ही है ना, और ऊंचाई भी तो सर एक प्रकार का हाइट ही है ना। तो सर जी इस हाइट का मतलब ये होता है। कोई दिक्कत है। अब देखिए यहां से कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको सुनिएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है इसको समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपको ऐसे बनेगा, सपोज कर लो कि सर जी मान लेते हैं कि आपके पास में ये कोई टंकी है। क्या, ये टंकी। सुनना ध्यान से बाबू, क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से। हम जो बता रहे हैं ना बाबू 100% आएगा, 99 भी नहीं बोल सकते आप, नहीं तो प्रीवियस ईयर देखिएगा वहां पर आपको सवाल मिल जाएगा, नहीं तो 2-3 दिन बाद ला रहे हैं। देखिए सवाल कैसे पूछता है, मान लीजिए सर जी कि टंकी में एगो छेद आप यहां पर कर दिए, एगो छेद आप यहां पर कर दिए, एगो छेद आप यहां पर कर दिए, और एगो छेद सर आप यहां पर कर दिए। इस छेद का नाम दिए ए, इसका नाम दिए सर जी बी, और इसका नाम दिए सर जी सी, और इसका नाम दिए सर जी आप डी। समझे। क्वेश्चन पूछेगा कि जब टंकी में छेद होगा, बताइए इससे भी सर पानी निकलेगा, अगर यहां पर छेद होगा तो इससे पानी निकलेगा, यहां पर छेद होगा इससे भी पानी निकलेगा, और इससे छेद होगा तो यहां से पानी निकलेगा, और यहां छेद होगा तो यहां से पानी निकलेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब इससे पानी निकलता है, बच्चा में अपन उचरिंग खल होंगे,
होंगे ना, जाते होंगे आप पूरा टकना भोंक देते होंगे, टकना भोंक दिए हैं आप लोग टंकी में 4 जगह पर, एगो सबसे ऊपर में भोंके हैं, फिर 2 को बीच में भोंके, एगो सबसे नीचे भोंके। तो क्वेश्चन पूछता है कि टकना भोंकने के बाद जो इससे पानी का धारा निकलेगा, इसमें जो पानी का धारा निकलेगा क्या होगा, पानी का धारा निकलेगा, मतलब पानी का करंट फ्लो निकलेगा, पानी का फ्लो होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि पानी का जो फ्लो होगा मेरे बाबू, याद रखना क्वेश्चन पूछता है कि यहां पर जो पानी का धारा होगा, पानी का जो धारा होगा वो सबसे ज्यादा किससे निकलेगा और किसका दूर फेंकेगा, इसका ए का धारा दूर जाएगा या बी का धारा दूर जाएगा या डी का धारा दूर जाएगा या सी का धारा दूर जाएगा। तो भैया इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आपको कॉन्सेप्ट होता है P इक्वल टू क्या, रॉ GH, क्या बता है, रॉ GH। और यहां से आपको याद रखना कि P जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, H का। इसका मतलब भैया जिसका हाइट होगा ज्यादा उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और जिसका हाइट होगा बाबू कम उसका प्रेशर क्या होगा, कम। इसका मतलब सर जी क्या हो गया, जिसका सर जी गहराई या ऊंचाई ज्यादा होगा उसका सर जी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और जहां पर प्रेशर लगेगा ज्यादा वो क्या होगा, दूर तक फेंकाएगा, नहीं फेंकाएगा। तुम सोचो हम क्या बोले, हम आपको नॉर्मल बात क्या बोले, नॉर्मल बोले कि जहां पर भी आपको H ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, P होगा ज्यादा, और जिस चीज में प्रेशर ज्यादा लगेगा तो वो चीज दूर तक जाएगा या कम तक जाएगा, आप बोलेंगे जिसमें प्रेशर लगेगा ज्यादा 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 वो क्या होगा बाबू, वो होगा दूर तक जाएगा, क्या होगा, दूर तक जाएगा, है कि नहीं। यही वाला कॉन्सेप्ट को क्या करना आपको यहां पर लगाना है। बताओ अगर कोई चीज को आप यहां से मेजर कर रहे हैं, एक तो एक हाइट यहां तक हो गया, एक यहां से एक हाइट बी का यहां तक हो गया, एक हाइट यहां तक हो गया, डी का हाइट यहां तक हो गया, नहीं हो गया ठीक, डी का हाइट क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक हो गया, और सी का हाइट सभी यहां तक आएगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक। तो तुम बताओ सबसे ज्यादा हाइट किसका है, ए का, बी का, डी का या सी का, आप बोलेंगे सबसे ज्यादा हाइट किसका है, ये है सी का। इसका मतलब जब सी का हाइट है ज्यादा तो भैया बताइए इसका मतलब सी का प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, और जिसका प्रेशर ज्यादा उसका धारा क्या होगा, दूर। इसका मतलब इसमें सबसे दूर तक कौन जाएगा, आप बोलेंगे सबसे दूर तक यही डी वाला जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्या होगा, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, कैसे क्वेश्चन आता है ये बता दिए, और क्या क्या थ्योरी काम में लेंगे ये भी बता दिए। क्या बताओ मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप, मेरे मित्र, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, 100% आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को पुनः रिमाइंड करके देख लेना। देखिए आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो कहते हैं कि आप कमेंट करो। जिस दिन हमारे वीडियो पर कम से कम 30 से 40 कमेंट हो गया कि सर जी नोट्स हैंड रिटन आप अपना वाला भेज दीजिए, हम आपको फ्री कंटेंट हैंड रिटन भेज देंगे। अगर आपको चाहिए, आपको ज्यादा दिक्कत लगता है कि नहीं सर हमको तुरंत चाहिए, तो आप हमको क्या कर सकते हैं, आप हमको पर्सनली मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर कौन सा है, तो मेरा नंबर सोचिए ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला 88 26 50 99 20। इस नंबर पर आप अपना नाम हमको व्हाट्सएप कीजिए कि सर फल्ला फल्ला दिन हम आपका वीडियो देखे हैं, हमको सर आपका हैंड रिटन नोट्स चाहिए कंप्लीट, हम आपको बिल्कुल फ्री में हैंड रिटन नोट्स आपके व्हाट्सएप पर भी कर देंगे और टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, समझे। चलिए तो कितना वाला कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, 7 कॉन्सेप्ट बता दी सके। अब हम क्या करते हैं आपके लिए 8वां कॉन्सेप्ट, और सर क्या करेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने लाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट सर क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट है सर जी प्लास्टिक के बारे में। ये भी सर जी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिक, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। अब आओ देखना 100% क्वेश्चन बनता है जब आप लोग थोड़ा सा भी सेंसर बच्चा होंगे तो पी बाई क्यू को आप लोग देख रहे। देखिए ये प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है, क्या होता है। अब देखिए ये प्लास्टिक 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है, मेरी बात को समझिएगा। देखिए एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिक और एक होता है एक सर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिक। एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिक और एक होता है थ्रोम्बोसेटिक प्लास्टिक। एक क्या होता है, एक होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्या था, सेटिंग। अब देखो दोनों को नाम से ही पकड़ो, थ्रोम्बोप्लास्टिक और एक सेटिंग, मतलब सभी उसका सेट कर दिए हैं, पूरा सेटिंग हो गया। मतलब थ्रोम्बोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होगा जिसको आप एक बार सेट कर दिए, एक बार जिस रूप में ला दिए आप उसको फिर कभी नहीं बदल सकते हैं, चाहे हीट दीजिए, कितना भी दीजिए, कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए। इसका मतलब सभी आप थ्रोम्बोसेटिंग प्लास्टिक को, सेटिंग मतलब सेट कर दिए, आप इसको बदल नहीं सकते हैं। क्या बोलेंगे, इसको बदल नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसेटिंग प्लास्टिक। कोई दिक्कत है। इसका मेन एग्जांपल क्या होता है, तो 2 एग्जांपल होता है, एक होता है बेकेलाइट, क्या होता है, एक होता है बेकेलाइट और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है मेलाकाइट। क्या होता है, दूसरा होता है मेलाकाइट। क्या होता है, मेलाकाइट। ये 2 एग्जांपल होता है। खूब पूछता है कि बेकेलाइट और मेलाकाइट ये किसका एग्जांपल है, तो ये थ्रोम्बोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है।
और देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन बनता है, ये बेकालाइट जो होता है, ये जो प्लास्टिक होता है, इस प्लास्टिक का इस्तेमाल कहां पर करते हैं? तो बाबू याद रखना कि जो बिजली का स्विच बनता है ना, किसका स्विच? बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच बनता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच बनता है, उसमें हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। जो कुकर का ढक्कन होता है, इसमें कुकर के ढक्कन में, इसमें कुकर के ढक्कन को बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकालाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है? और ये जो होता है, ये विद्युत का और उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। मतलब सर जी इससे आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइए, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? पास नहीं करेगा। सर जी इसीलिए तो हम लोग जो कुकर और जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है, उसका जो मटका पकड़ने वाला हथकरघा होता है, उसको किससे बनाते हैं? इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं। क्यों? ताकि वो कितना भी कुकर मेरा गर्म हो, तो कुकर गर्म होने के साथ में वो जो रबर है, वो जो प्लास्टिक है हत्था पकड़ने वाला, वो गर्म नहीं हो और हमको गर्मी का एहसास नहीं हो। इसलिए पूछेगा ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? तो कुचालक होता है। लिख लो भैया, ये हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है भैया? बेड कंडक्टर होता है। क्या बोलेंगे? बेड कंडक्टर होता है। मतलब भैया क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? कुचालक होता है। क्या होता है? ये कुचालक होता है। क्या मतलब बाबू याद है? खूब क्वेश्चन पूछता है, खूब क्वेश्चन पूछता है, खूब क्वेश्चन पूछता है। और भैया ये मेलाकाइट का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो ये मेलाकाइट का प्रयोग करते हैं भैया कहां पर? आपको देखिएगा, ये इसका प्रयोग कहां पर करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं आग बुझाने वाला कपड़ा बनाने में। जो आप लोग सभी क्या करते हैं, देखिए ये सबसे पहले होता कैसा? ये आग का प्रतिरोधक होता है। क्या होता है? आग का प्रतिरोधक। मतलब इससे क्या होता है? आग का भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है? ये आग का प्रतिरोधक होता है। क्या होता है? आग का प्रतिरोधक होता है। और भैया जो चीज आग का प्रतिरोधक होगा, इसका मतलब अगर इसको पहन करके हम आग में भी चले जाएंगे तो मेरा शरीर क्या होगा? नहीं जलेगा। इसका मतलब जो भी आपको आग बुझाने वाला कपड़ा बनता है, आग बुझाने वाला कपड़ा जो बनता है, उस कपड़ा को बनाने में सर जी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसी मेलाकाइट का इस्तेमाल करते हैं। समझे? इतना डीप में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि सर जी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का टू दी पॉइंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्लास्टिक थर्मोसेटिंग, जिसको बदल नहीं सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल बेकालाइट और मेलाकाइट। मेलाकाइट का इस्तेमाल किसमें करते हैं सर जी? आपको बर्तन का वो पकड़ने वाला, कुकर का वो पकड़ने वाला, वो सब चीज जो होता है इलेक्ट्रिक स्विच लाने में, इसमें इधर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट मतलब विद्युत और उष्मा दोनों पास नहीं कर सकता। इसका मतलब विद्युत और उष्मा का बेड कंडक्टर होता है ये। आ गया? और मेलाकाइट क्या होता है? आग का प्रतिरोधक होता है। इसीलिए सर जी आग बुझाने वाला जो कपड़ा होता है, जो हम लोग आग बुझाने वाला कपड़ा पहन करके अग्नि में प्रवेश करते हैं, वो कपड़ा किससे बनता है? तो इसी मेलाकाइट से बनता है। समझे? अब देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका एग्जांपल क्या होगा? जिसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। थोड़ा सा भी हीट दिए और क्या कर सकते हैं? इसको बदल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। सर इसका मेन एग्जांपल क्या होता है? इसका मेन एग्जांपल होता है पीवीसी। क्या होता है? पीवीसी, पॉली बिल्कुल समझ आ गया? क्या होता है? पीवीसी बोलते हैं। और एक क्या होता है? एक से इसका क्या होता है? इसका होता है पॉलीथीन। क्या होता है? POLYTHENE, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन एंड पीवीसी जो होता है भैया, ये किसका एग्जांपल होता है? ये भैया इसी का एग्जांपल होता है। समझे? समझे भैया? समझे यहां तक में? अब इसी के बाद सर हम आपको एक कॉन्सेप्ट यहीं पर और बतलाते हैं, जो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा उम्मीद तो है सर, क्योंकि ये क्वेश्चन लेकिन मेरे नजर से कभी गुजरा नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकता जी। और वो क्या होता है? टेफ्लॉन। वो क्या होता है भैया? वो होता है टेफ्लॉन। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? प्लास्टिक। टेफ्लॉन भी एक प्रकार का क्या? ये भी प्लास्टिक ही। क्या है? प्लास्टिक है। अब इसके बारे में अगर कभी क्वेश्चन कभी भविष्य में भी पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? पूछेगा भैया बताइए उस प्लास्टिक का नाम बताइए जिसपे तेल और पानी कभी नहीं चिपकता है। क्या बोलेगा? उस प्लास्टिक का नाम बताइए जिस पर तेल और पानी, तेल और जल कभी नहीं चिपकता है। याद रखना यही टेफ्लॉन ऐसा प्लास्टिक, इस पर ऑयल और क्या बोलेंगे? वाटर। क्या बोलेंगे? ऑयल एंड वाटर कभी नहीं चिपकता है। क्या बोलेंगे? कभी नहीं चिपकता है। क्या बोलेंगे? कभी नहीं चिपकता। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, मे भी पूछ सकता है, क्योंकि ये टू दी पॉइंट एनसीईआरटी का लाइन है। क्या है? कि टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिस पर सभी क्या होता है? कभी भी तेल और क्या बोलेंगे? जल। क्या बोलेंगे? तेल को क्या, ऑयल को क्या बोलते हैं? ऑयल को बोलते हैं तेल, और इसको क्या बोलते हैं? पानी को, जल को क्या, वाटर को क्या बोलते हैं? पानी। मतलब सभी क्या बोलेगा? जिस प्लास्टिक पर तेल और जल कभी नहीं चिपकता है उसे क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? उसी को टेफ्लॉन बोलते हैं। क्या बताइए आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है तो आप बोलेंगे सर कि नहीं होना चाहिए दिक्कत आपको, ठीक है ना? क्या बोलेंगे सर? नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए समझ आ गया? कितना कॉन्सेप्ट बता दिया आपको? 10 कॉन्सेप्ट आपको प्रत्येक दिन बताना। तो अभी अब मेरा 9 कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है ना? अभी मेरा 9 कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए ठीक है ना? तो 9वां कॉन्सेप्ट अब देखिए 9वां कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब ये कॉन्सेप्ट कहां से पूछता है और कैसे बनता है? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जो साउंड होता है, आपको क्या होता है? साउंड होता है। इस साउंड का
क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड, क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें होता है, स्पीड ऑफ साउंड। तो भैया ध्वनि सबसे ज्यादा किसमें जाता है, तो आप बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, किसमें, सॉलिड में। फिर किसमें होता है भैया, आप बोलेंगे सर लिक्विड में, और फिर किसमें होता है बाबू, तो आप बोलेंगे सर गैस में। सबसे ज्यादा साउंड की रफ्तार किसमें होती है, सॉलिड में, फिर किसमें होती है, लिक्विड में, और फिर किसमें होता है बाबू, गैस में। दूसरा क्वेश्चन, सर ये जो साउंड होता है ये कहां पर ट्रेवल नहीं करता है, तो आप बोलेंगे सर कि ये वैक्यूम में, मतलब सर जी निर्वात में ये कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। याद रखिएगा, जहां पर भी वैक्यूम होगा तो वैक्यूम पे, अगर मान लो ये लेक्चर मेरा वहां पर चल रहा होता जहां पर बिल्कुल निर्वात है, वैक्यूम है, हम कितना भी बोलते ना ऐसे ऐसे चल रहा होता, मेरा सिर्फ क्या होता, लिपसिंग होता, लेकिन आवाज नहीं निकल रहा होता। तो याद रखिएगा इस स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, ये कभी भी वैक्यूम में निर्वात नहीं करता। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि सर ये लाउडनेस ऑफ साउंड होता है किस पर डिपेंड करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाउडनेस ऑफ साउंड क्या पूछता है कि सर ये जो लाउडनेस ऑफ साउंड होता है इसी को क्या बोलते हैं, ध्वनि की प्रबलता। लाउडनेस ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं ध्वनि की प्रबलता। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ध्वनि की प्रबलता। आपका एनसीईआरटी का लाइन है, डायरेक्ट लाइन है कि ध्वनि की प्रबलता जो होता है भैया ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, क्या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसके स्क्वायर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। समझे, 100% पूछा हुआ सवाल है, जिंदगी भर पूछते ही रहेगा। समझे, तो याद रखना कि जो भी आपका ध्वनि की प्रबलता है ये हमेशा आयाम के स्क्वायर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताइए, एग्जांपल पूछ लेगा कि मान लेते हैं कि आपका आयाम जो है, आयाम जो है इसको हम 2 गुना बढ़ा दिए हैं। क्या किए हैं, 2 गुना बढ़ा दिए हैं, 2 गुना बढ़ा दिए हैं। तो यहां पर आपकी ध्वनि की प्रबलता कितनी गुना बढ़ेगी, तो भैया जब इसको करेंगे 2 गुना ये कितना होगा, 4 गुना ना होगा। इसका मतलब भैया यहां पर ध्वनि की प्रबलता क्या होगी, तो हम बोलेंगे सर यहां पर मेरा ध्वनि की प्रबलता कितना होगा, ये 4 गुना होगा। कितना होगा, 4 गुना होगा। क्या बताइए आपको ये बात सुना क्या आएगा समझ में। अगर यहीं पर कोई आपसे पूछ ले कि भैया मान लीजिए कि लाउडनेस ध्वनि की प्रबलता मेरा कर देंगे 8 गुना, तो भैया आयाम क्या होगा, ये होगा 16 गुना। लगा भैया, होगा कि नहीं होगा, तो भैया ये क्वेश्चन को क्या करना है, याद रखना कि आयाम जब होगा 2 गुना तो भैया ये कितना होगा। देखिए जब भी आपसे बात करेंगे कि आयाम 2 गुना होगा तो प्रबलता क्या होगा, आयाम 2 गुना तो प्रबलता क्या होगा भैया, ये 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको 2 गुना करेंगे तब ये ध्वनि की प्रबलता के बराबर होगा। समझे बाबू, 100% छपने वाला सवाल है। सुगा मैना बाबू याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन और क्या पूछता है भैया, इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में। क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है इंटेंसिटी ऑफ वेव। इस क्वेश्चन को मुझे जान लीजिए आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं भैया, इंटेंसिटी ऑफ वेव को क्या बोलते हैं। ये क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होता है ये क्या होता है, देखिए ये भी क्या होता है, और ये तो वही चीज है, इंटेंसिटी ऑफ वेव तो वही बात होती है, ठीक है ना। इसको दिमाग से हटाइए, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ वेव होएगा। दूसरा क्वेश्चन एक यहां से क्या बनता है, लेकिन क्या बताएं आपको कि ध्वनि की प्रबलता, ठीक है, लाउडनेस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना। आप यहां से एक और क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं, हां आप ये पूछते हैं पिच के बारे में कि सर पिच जिसको हम लोग बोलते हैं तारत्व, ये किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है किसके बारे में, पिच के बारे में। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। किसका, फ्रीक्वेंसी का। याद रखिएगा, मतलब सर जी इसको क्या बोलते हैं, तारत्व। क्या बोलते हैं, तारत्व। तारत्व के बढ़ने से आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है ये क्या होता है, बढ़ जाता है। समझे, ये क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब तारत्व किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन सर जी अगर आपसे कभी पूछ ले कि साउंड की लाउडनेस ये किस पर डिपेंड करता है, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। समझे भैया, किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको यहां से ये बात जो होगा बाबू ये क्या हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा भैया, ये समझ में आ रहा होगा। चलिए समझ आ गया जी। अब सर यहां से हम एक और भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पूछते हैं, जो सर क्या होता है, अभी हम रिस्पायरेशन पढ़ा दिए थे, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम से बता देते थे कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो पूछता है 10वां और आज का आखिरी कॉन्सेप्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम से एक देते थे रिस्पायरेशन ऑर्गन, रिस्पायरेशन, ठीक ना। आप ऐसे समझो कि क्या बोलेंगे, रिस्पायरेटरी आप ऑर्गन की बात करते हैं और एक तरफ लिख एग्जांपल, यहां इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो 10 नंबर में, एक तरफ लिखो एग्जांपल और एक तरफ लिखो इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन, ये किससे किससे सांस लेता है। चलिए
हम इसमें नंबर 1 पर किसका बात करते हैं, जो आपके एग्जाम में सबसे पहले आया हुआ है, क्वेश्चन पूछता है फ्रॉग, इसके बारे में, फ्रॉग के बारे में। तो हम सिर्फ क्वेश्चन जो आया वही नहीं, जो जो पूछ सकता सब बता, ठीक है। चाहे आपको किसकी बात करें, फ्रॉग की बात करें, चाहे आपको सर किसकी बात करें, बर्ड्स की बात करें, पक्षी की बात करें, चाहे आपको किसकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, किसकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, ये सब का सब जो होता है, चाहे आपको सर यहाँ पर किसकी बात करें, ह्यूमन बीइंग्स का बात करें, मानव का बात करें, ये सब का सर आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़ा। सुना क्या, क्वेश्चन खुद पूछता है, 100% पूछता है, भैया मेढक किसके द्वारा सांस लेता है, तो सभी फेफड़ा के द्वारा। पक्षी किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़ा के द्वारा। एनिमल फेफड़ा के द्वारा, और मानव जो है वो तो सभी फेफड़ा के द्वारा जो है वो लेता है। कोई दिक्कत है। अगला सर जी आपका जो फिश होता है, क्या होता है, जो फिश होता है मछली, ये किसके द्वारा, हम क्या बोलेंगे सर जी, ये लेता है गिल्स के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गल्फर। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं गल्फर। मछली क्या होता है, गल्फर के द्वारा सर क्या होता है, सांस लेता है। क्या बताइए, कोई दिक्कत है। एक होता है सर क्या, जिसको क्या बोलते हैं, तिलचट्टा। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं तिलचट्टा। तिलचट्टा किसके द्वारा, आप बोलेंगे सर ये लेता है श्वास नली के द्वारा। क्या बोलते हैं, श्वास नली, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, TRACHE, ट्रेकिया के द्वारा। इसको बताइए ट्रेकिया के द्वारा। क्या बताइए आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत है, तो क्या बोलेंगे सर ये हो गया। अगर भैया एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहे हैं यहां पर कि केचुआ किसके द्वारा लेता है भैया, अर्थवर्म, अर्थवर्म, केचुआ क्या बोलेंगे, ये लेता है स्किन के द्वारा। किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर से बात कर रहे हैं, मेढक, फ्रॉग, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, लंग्स द्वारा, मछली गिल्स के द्वारा, तिलचट्टा श्वास नली के द्वारा, अर्थवर्म स्किन के द्वारा। क्या बताइए आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से 5वां नंबर से अगर कभी पूछ ले कि इंसेक्ट्स, क्या पूछ ले, इंसेक्ट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीड़ा मकोड़ा। ये कीड़ा मकोड़ा किसके द्वारा सर जी सांस लेता है। क्या बच्चा, कोई भी बच्चा ये बात का जवाब दे सकते हैं। देखिए जितने भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं भैया, याद रखिएगा वो सारे के सारे आपका क्या होता है, श्वास नली के द्वारा, ट्रेकियल ट्यूब। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेकियल ट्यूब। ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा क्या होता है, सांस लेता है। समझे जी। अगर आपसे पूछ ले कि सर जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव होते हैं, क्या बोलेंगे, जितने भी सर आपको एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये किसके द्वारा सर रिस्पायरेशन करता है, तो बाबू याद रखिएगा ये जो होता है अपने बॉडी सरफेस के द्वारा। क्या बोलेंगे जी, शरीर के सतह के द्वारा। क्या बोलेंगे सर जी, जो इसका बॉडी सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, जनरल बॉडी सरफेस। क्या बोलते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। क्या बोलेंगे, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा क्या होता है भैया, ये जो है आपका रिस्पायरेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल बॉडी सरफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, शरीर की सतह। जी हाँ, ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शरीर की सतह के द्वारा क्या करता है, सांस। समझे। तो आशा है तो विश्वास करते हैं कि आज भी हम आपको 10 कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और बायो के बारे में, और इस प्रकार का सेशन भी चलेगा। मैराथन जो ला रहे हैं सब्जेक्ट वाइज आपका, वो भी चलेगा आपका, और इसके बाद में जो भी आपका क्वेश्चन सेशन आएगा वो भी चलेगा। और ये 3 करने के बाद में यकीनन कहते हैं कि इस परीक्षा, सीटेट परीक्षा को फतेह करना आपके हाथ में है। मेरे दोस्त एक बात आप लोग और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सीटेट के एग्जाम में ही आएगा। हाँ, ये बात सत्य है कि सीटेट में 100% ये सवाल आएगा और आया है और आ रहा है, लेकिन सीटेट के अलावा दुनिया का कोई भी एग्जाम देते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो से फायदा होता तो आप 100 नहीं 210% आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर से हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो ये वाला पीडीएफ लेने के लिए आपको कहां पर, कृष्णा सर ऑफिशियल, कहां पर, कृष्णा सर ऑफिशियल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कृष्णा सर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, उसको ज्वाइन करने के बाद में आप वहां से मेरा ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना मेरे दोस्त। हम कहीं पर भी आपको एक भी बार ये नहीं बोलते कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अंत में ये बात जरूर कहते हैं कि अगर आपको मेरा पढ़ाई से 1% भी फायदा होता है, आपको लगता है कि सर हमारे लिए रियल में मेहनत कर रहे हैं इस छठ में, जहां पर सभी स्टूडेंट आराम कर रहे हैं और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे इस मेहनत को क्या कह करके सर जी, अपने दोस्तों को बता करके
लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। और अगर आपको ये भी काम करने की इच्छा नहीं हो तो कम से कम आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने भी पढ़ लिया तो हम समझेंगे कि मेरा सपना जो है YouTube पढ़ाना साकार हो गया, समझे। क्योंकि मेरा एक ही मोटो है, हम जन जन तक उस वीडियो को पहुंचाएंगे जिसको हमारा नीड है, जिसको हमारा आवश्यकता है। और जो बच्चा मोटा रकम या मोटा फीस देकर के किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता है, वैसा बच्चे का भी क्या है, इस शिक्षा पर अधिकार है। क्योंकि देखिए हमेशा आपको एक बात मालूम होगा कि 3 चीज हमेशा फ्री में मिलना चाहिए, है कि नहीं है। मुफ्त का न्याय, कहीं पर भी न्याय लेने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं हो, मुफ्त का न्याय, मुफ्त का चिकित्सा, कहीं पर भी आपको डॉक्टरी वो फ्री में मिलना चाहिए, और मुफ्त का एजुकेशन। अगर ये 3 चीज हम आपको दिलाने में और देने में कामयाब हो गए तो हम समझेंगे इस पृथ्वी पर आना ही मेरा क्या हो गया, मकसद सफल हो गया, ठीक है। तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, अगर आपको मेरा ये वीडियो से थोड़ा भी फायदा होता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।